हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी बोर्ड 2020-21 में। यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 12 का असाइनमेंट फिज़िक्स का, जो कि है फरवरी मंथ का। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे जो भी हमारा असाइनमेंट है फरवरी मंथ का, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे और कैसे उसके हम जो सटीक आंसर यहाँ पे लिखेंगे, ताकि आप उसको बहुत आसानी से समझ सकें और उसको सबमिट कर सकें। तो देखिए, सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, करा कि द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है और द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए तथा इसमें प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का व्यंजक भी आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान क्षति होती क्या है। तो आपको मालूम है कि कोई भी जो नाभिक होता है वो न्यूक्लियॉनों से मिलकर बना होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो हमेशा क्या होता है कि आपका कम मिलेगा किसके, यहाँ पे देखेंगे कि देखो नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो हमारा जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो हमेशा कम होगा किसके कंपैरिजन में, उनके न्यूक्लियॉन्स, यानी कि टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं वो हमेशा ज़्यादा होगा किसके मास से, नाभिक की। तो जो कमी होती है इसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, डेल्टा एम से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हाँ कैसे हम डेल्टा एम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। वो देखते हैं कि मान लीजिए अगर एक हमारा जो यहाँ पे प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान है एम पी और हमारा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है एम एन। तो आपको पता है कि जो टोटल द्रव्यमान होगा वो आपको z से डिनोट करते हैं प्रोटॉन को, तो z एम पी हो जाएगा। और जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो हम क्या करते हैं, a में से z को माइनस करके कैलकुलेट करते हैं। तो जो टोटल हमारे न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, a माइनस जेड इंटू एम एन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा एम आएगा वो आपको टोटल यहाँ पे हमने न्यूक्लियॉन्स को ऐड किया, माइनस एम किया, जहाँ पे कैपिटल एम क्या चीज़ है, वो है नाभिक का हमारा द्रव्यमान। तो इसी को हम डेल्टा एम को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। अब इसके बाद यहाँ पे द्रव्यमान क्षति को निकालने के बाद कह रहा है कि बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो आपको पता है कि हमारा जो एक रिलेशन होता है कि E बराबर एम सी स्क्वायर से, तो मास को हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो भी यहाँ पे द्रव्यमान हमारा क्षति हुआ है उसे हम सी स्क्वायर से स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नाभिकीय बंधन ऊर्जा आपको मिल जाती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाभिकीय जो बंधन ऊर्जा होती है वो क्या होती है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा उस ऊर्जा के तुल्य होती है जो न्यूक्लियॉनों के परस्पर संयुक्त होकर नाभिक बनाने पर मुक्त होती है। अब इसके बाद बात कर रहा है कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। तो आपको पता है कि जितनी हमारी बंधन ऊर्जा रिलीज़ हो रही है उसमें से जितने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स यानी टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उनको हम डिवाइड कर देंगे। तो अगर यहाँ पे हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है वो EBN से हम डिनोट करते हैं। तो EBN आपको मिल जाएगी कि EBN इक्वल टू Z अपॉन ए एम पी माइनस ए माइनस जेड अपॉन ए एम एन माइनस एम अपॉन ए, और इसका यूनिट होता है हमारा, तो यहाँ पे ये U इसका यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट AMU। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मास को निकालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा टोटल है यहाँ पे सी स्क्वायर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल जो बंधन ऊर्जा रिलीज़ हो रही है वो आपको मिल जाएगी। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, और जो आपको डायग्राम बना है इसमें कह रहा है कि युक्ति X का नाम क्या है और इसका चित्र बना करके आपको कार्यविधि समझानी है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पीएन संधि डायोड होता क्या है। तो आपको पता है कि पीएन संधि डायोड में हम एक P प्रकार के अर्धचालक को एक N प्रकार के अर्धचालक के साथ विशेष विधि जिसे डोपिंग कहते हैं के द्वारा आपस में हम जोड़ देते हैं, जिससे हमारा जो भी बनता है वो पीएन संधि डायोड बनता है। अब इसका देखिए डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, इसको आप बहुत ही सावधानी से अच्छे से बना सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिया गया था क्वेश्चन में उसमें आपको पता है कि ये हमारा जो डायग्राम दिया है ये हमारा जहाँ पे X है ये क्या है, ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, जो कि क्या काम करता है कि जो भी प्रत्यावर्ती धारा आपको दी जाती है या वोल्टेज मिलता है उसको क्या करता है, पूर्ण तरंग के रूप में कन्वर्ट करता है दिष्ट धारा में। अब उसी का आपको यहाँ पे वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी का हमारा ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जबकि हम दो यहाँ पे डायोड D1 और D2 यहाँ पे डिनोट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको हम सेंटर टैप, यानी कि हम देख सकते हैं कि दोनों को सेंटर टैप से हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और इसके बाद जब हम AC निवेशी सिग्नल यहाँ लगाते हैं तो आपको पता है कि निवेशी सिग्नल यहाँ लगाने की वजह से क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में यानी प्रथम अर्धचक्र में हमारा जो डायोड D1 होता है वो अग्र अभिनत होता है और जो डायोड D2 होते हैं वो हमारा क्या होता है, वो पश्च अभिनत होता है, जिसकी वजह से एक बार हमको जो आपको देखेंगे कि D1 की वजह से धारा आपको मिलेगी और जबकि दूसरी बार देखेंगे तो D2 की वजह से धारा आपको मिलती है। यही यहाँ पे देखिए वर्किंग आपको लिखी है कार्यविधि, तो इसको आप बहुत आसानी से
आप नोट कर सकते हैं कि जब ट्रांसफार्मर टी की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो द्वितीय कुंडली में भी क्या होता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। तो प्रथम अर्धचक्र में क्या होता है, ए हमारा धनात्मक विभव पे होता है जबकि बी हमारा ऋणात्मक विभव पे होता है, जिससे हमारा जो डायोड D1 है वो अग्र अभिनत में होगा और डायोड D2 क्या होगा, पश्च अभिनत में होगा, जिससे हमारी जो लोड है उसमें करंट क्या होती है, सी से डी की तरफ बहने लगती है। और उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में आप देखेंगे इसका उल्टा होगा, D2 हमारा क्या होता है, अर्ध यानी अग्र अभिनति में होता है और जो D1 है वो हमारा पश्च अभिनति में होता है। तो भी हमारा यहाँ पे एक डायोड काम करता है और एक नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारी जो करंट है फिर से सी से डी की तरफ बहती है। इस तरीके से आप वर्किंग यहाँ पे नोट करके यहाँ लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा वर्किंग लिखने के बाद फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसका डायग्राम भी बना सकते हैं आप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में। फिर यहाँ नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है कि आकाश तरंग संचरण द्वारा प्रसारण की अधिकतम दूरी तथा एंटीना की ऊंचाई के मध्य संबंध आपको बताना है और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिया है इसी पे बेस्ड। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी यहाँ पे टीवी टावर होता है उसका हम कैसे यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि टीवी टावर की जो हाइट है वो स्मॉल h है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम सबसे पहले आप समझिएगा कि ये जो डायग्राम बना हुआ है ये टीवी टावर का है, जिसमें हमारा जो टीवी टावर है वो किसी भी अर्थ के सरफेस पे लगाया जाता है। तो मान लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है और जो हमारा टीवी टावर है उसकी जो हमारी हाइट है वो h है। तो इसके बाद इसको कैसे में प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं और देखिए दोनों स्पर्श रेखाओं को खींचने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है उसको यूज़ करेंगे। तो हमको देखेंगे कि अगर हम डी को निकालेंगे कि कितना दूर तक जा सकता है सिग्नल, तो हमारा आंसर आता है √h² + 2RH। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपेरिजन करें, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत बड़ी होती है h के कंपेरिजन में, तो हम h को इग्नोर कर सकते हैं, h² को। तो जिससे हमको जो रिलेशन मिलेगा वो हमको मिलेगा D = √2RH। यही हमारा एक संबंध होता है। और उसके बाद जो क्वेश्चन हमको दिया है, देखिए क्वेश्चन में क्योंकि दोनों हमारे यहाँ पे कह सकते हैं अभिग्राही और प्रेषित्र दोनों की ऊंचाई दी गई है, तो इसको आपको दोनों यानी 2 बार फॉर्मूले को यूज़ करके ऐड कर देना है। तो ऐड करने से हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रसारण की दूरी आपको मिलेगी वो मिलेगी 45.5 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा कैसे यहाँ पे किया गया है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखिए ये हमारा जो लॉजिक गेट पे बेस्ड है। सबसे पहले कह रहा है कि नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट क्यों कहते हैं, फिर कह रहा है और गेट का तर्क प्रतीक बनाना है, और थर्ड में हमको एक यहाँ पे छोटा सा गेट दिया है, इसका हमको आउटपुट निकालना है, और चौथे में हमसे पूछ रहा है कि एंड गेट को हमको 2 डायोडों का उपयोग करके बनाना है परिपथ। तो आप देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नैंड गेट को। तो नैंड गेट का हम क्या करते हैं, उपयोग करके कोई भी गेट यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। जैसे नैंड का यूज़ करके बना सकते हैं उसी तरीके से नॉर को भी हम बना सकते हैं। तो इसलिए नैंड गेट और नॉर गेट दोनों को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गेट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि और गेट का ये प्रतीक है, इसको आपको बना लेना है। और जो हमारा थर्ड है तो उसमें आप देख सकते हैं कि थर्ड हमारा जो है बेसिकली कहा जाए तो एक नॉट गेट की तरह काम कर रहा है हमारा। ये नैंड गेट है, इसके पीछे के दोनों इनपुट हमने आपस में जोड़ दिए हैं जिससे कि नॉट गेट की तरह ये काम कर रहा है। जिससे अगर हम इनपुट 1 देते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0। और फोर्थ में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एंड गेट का जो हमने डायग्राम बनाया है ये डायोड का यूज़ करके आपको ये डायग्राम बना लेना है। और इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति कार्यविधि आपको समझानी है। तो आप देख सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसमें आपको जो निवेशित सिग्नल है उसको आपको अप्लाई करना है और आपको आउटपुट जो हमको मिलेगा वो आपको प्रवर्धित होकर के मिलेगा, लेकिन इसका जो कालांतर है वो 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। ये एनपीएन की कह सकते हैं खासियत होती है। तो इसमें यहाँ पे डायग्राम आप बना लीजिए। डायग्राम को बनाने के बाद फिर इसकी कार्यविधि आपको लिखनी है। तो आप देख सकते हैं कि कार्यविधि के लिए आपको ये पूरा नोट करना है कि हमको पता है कि 3 हमारे टर्मिनल होते हैं, बेस, आधार और संग्राहक, यानी आधार, संग्राहक और उत्सर्जक। तो तीनों में हमारी जो करंट बहती है वो आप देख सकते हैं IB, IE एंड IC। तो जो तीनों में रिलेशन होता है किरचॉफ के नियम से आप जानते हैं कि I किसके इक्वल होती है, IB + IC। अब जो हमारी संग्राहक धारा है IC वो आपको ट्रांजिस्टर के आउटपुट में फ्लो कर रही है, तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा VC = VCE - ICRC। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी हम यहाँ पे इनपुट अप्लाई करेंगे वो हमारा उल्टे यानी कि रिवर्स फेज में आपको मिलेगा, जिससे कि आपको पूरा जो हमारी वर्किंग है इसको आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद डिटेल में इसकी वर्किंग समझने के लिए हमारा जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग से वीडियो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे आपको कंफर्म हो सकता है कि हाँ किस यानी कि हमारा एनपीएन का कैसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये जो हमारा यहाँ पे असाइनमेंट का सोल्यूशन है आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी से भी रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और असाइनमेंट के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।